नमस्कार। मैं आपको प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी जो कभी नहीं होती पुरानी। कहानियाँ हमारी कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सिर्फ वैसी ही कहानियाँ सुनें और सुनाएं जो हमें कुछ अच्छा सिखाएं। तो आइए आज हम आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी राजू का साहस सुनाते हैं। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था। राजू स्कूल छोड़ देने के बाद जन सेवा में लगा रहता था। किसी पर भी कैसी भी मुसीबत आई हो, उस मुसीबत से छुटकारा दिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा टहल करना, कोई कहीं मर गया हो तो उसका दाह संस्कार इत्यादि कार्य वह दिन रात किया करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। जरूरत पड़ने पर राजू मुझे बुला भेजता। दाह संस्कार के कार्य अकेले न कर सकने के कारण उसे मेरी जरूरत पड़ती थी। एक बार ज्येष्ठ एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ नाटक हो रहा था। कलकत्ता से पार्टी आई थी। गांव के सभी लोग नाटक देखने आए थे। मैं भी एक कोने में बैठा तन्मयता पूर्वक नाटक देख रहा था। ठीक उसी समय न जाने राजू कहाँ से टपक पड़ा और मुझसे बोला, अरे सुनो, इधर आओ। मैं बाहर चला आया। राजू ने कहना जारी रखा, अरे वो उस मोहल्ले में तारापद है ना, उनके लड़के की मृत्यु हैजा से हो गई है। महज 3 साल का छोटा सा बच्चा है। एक ही लड़का था तारापद का। तारापद और उसकी पत्नी लाश को लेकर रो रो कर जमीन आसमान एक किए दे रहे हैं। मेरे विचार में इस छूत की बीमारी वाली लाश का शीघ्र अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। क्या कहते हो? सोच रहा हूँ इसी समय स्मशान ले चलूं। गांव के सभी लोग तो नाटक देखने में लगे हुए हैं, कोई बुलाने से भी नहीं आ रहा है। यार चल, तू तो मेरे साथ चल। बिना कोई प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ हो लिया। अधूरा नाटक ही मेरे भाग्य में था। तारापद और उसकी पत्नी को जैसे तैसे दिलासा देकर हमने उसके बच्चे को अंतिम संस्कार करने के लिए एक तरह से जबरदस्ती छीन ली। उसके बाद हम गांव से श्मशान की ओर चल पड़े। रात बहुत बीत चुकी थी। 1 बजने को था। चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ था। रास्ते में मैंने राजू से कहा, यार एक लालटेन ले लेते तो अच्छा होता ना। राजू ने कहा, हाँ यार अच्छा तो होता, पर इस समय मिलेगी कहाँ। घर में है कौन बैठा हुआ, सबके सब तो नाटक देखने में लगे हुए हैं। चल मेरे पास माचिस है, जरूरत पड़ी तो इसी से काम चलाएंगे। जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा। मृत बच्चे को गोद में लिए राजू आगे आगे चल रहा था। पीछे पीछे मैं चुपचाप चला जा रहा था। श्मशान गंगा किनारे है। श्मशान विराट और भयावह नीरव है, जिसके कारण लोग दिन में भी आने से यहाँ डरते हैं। आसपास दूर दूर तक कोई गांव या झोपड़ी तक नहीं है। ना मात्र को 2-4 खजूर और कटहल के विशाल का वृक्ष हैं, जो वातावरण को और भी भारी बनाते हैं। दूर दूर तक गंगा की बालू दिखाई देती है। श्मशान के बीचों बीच एक फूस की झोपड़ी थी। क्रियाक्रम करने वाले इसी झोपड़ी में धूप बरसात में पनाह लेते थे। लोगों का कहना था कि झोपड़ी में भूतों का अड्डा है। रात की तो बात ही छोड़िए, दिन में भी कोई आदमी उस झोपड़ी के भीतर अकेले जाने से डरता था। मगर राजू इन सब अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देता था। वह सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। यद्यपि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप में नहीं। मैं डरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पैर कस कर पकड़ रखा है।
वो तो साथ में राजू था, इसीलिए कुछ हिम्मत भी थी, वरना मैं कब का भाग खड़ा होता। जमीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, यार काफी देर से बीड़ी नहीं पी है, चल पहले एक एक बीड़ी पी ली जाए, इसके बाद आगे का काम करेंगे। क्यों, ठीक है ना? राजू के प्रश्न का उत्तर मैं देने ही जा रहा था कि उस अंधकार में झोपड़ी के भीतर स्पष्ट रूप से वह आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हैं? भय से मेरा कलेजा मुंह को आ गया, सिर के बाल तक खड़े हो गए। मारे भय के सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन राजू ने ठंडे स्वर से पूछा, तुम कौन हो भाई? उत्तर आया, मैं हूं। मैं हूं? कहते हुए राजू ने माचिस जलाई। क्षणिक सी रोशनी में हमने देखा, हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह की कोई आकृति पड़ी हुई है। सिर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है। राजू ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा, अरे यह तो एक और मुर्दा है, पता नहीं कौन ले आया है, शायद लकड़ी लाने गए हैं। तभी आवाज फिर से आई, नहीं बेटा, मैं मुर्दा नहीं हूं। इस बार अत्यधिक भय के कारण मैं राजू से लिपट गया। मैं बेतरह कांप रहा था, मेरी घिघी बंध गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू। उसने उसी निर्भय भाव से पूछा, तब तुम कौन हो भाई? माचिस की तिल्ली बुझ चुकी थी। राजू ने दूसरी तिल्ली जलाई। इस बार गौर करने पर पता चला कि आवाज गंदे कपड़ों के भीतर से आ रही थी। मैं गंगा यात्री हूं बेटा। राजू ने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है रे, यह मुर्दा नहीं, गंगा यात्री है। इसके बाद एक बीड़ी सुलगाकर उसके मुंह में ठूंस दी। वह एक कृशकाय वृद्ध था। बीड़ी का कस लेने के बाद उसकी आवाज फिर आई। इस बार उसकी आवाज में परम तृप्ति थी। ओह जान बची, कई दिन हुए यहाँ लाकर पटक दिए हैं, मांगने पर कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता, सब के सब कमीने हैं। अब राजू ने वृद्ध से सवाल करना शुरू किया, कितने दिन हुए यहाँ है? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? और वे लोग गए कहाँ? वृद्ध ने कहा, 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है। मेरे 2 नाती और एक पड़ोसी मुझे यहाँ ले आए हैं। वे लोग भी मेरे साथ यहाँ थे। आज न जाने कहाँ पास ही में कलकत्ता से कोई नाटक कंपनी आई है ना, वहीं वे लोग नाटक देखने चले गए हैं। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूँ। यहाँ तो गंगा के किनारे की हवा खाकर और भी चंगा हुआ जा रहा हूँ। मरने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। ना जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बनने के बाद सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए। राजू ने कहा, कौन कहता है कि घर नहीं जाना चाहिए? आपको देखने पर कोई नहीं कह सकता कि आप मरने वाले हैं। अभी तो आप काफी भले चंगे हैं।
आपका घर कहाँ है? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको वापस ले जाएंगे। नहीं तो आपको घर वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग ही शायद आपका गला दबा देंगे। वृद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कई दिनों से यही बात कहकर वे लोग मुझे डरा रहे हैं। पता नहीं कब मेरा गला दबा दें। राजू ने कहा, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम पूरा करते हैं, फिर आपको अपने साथ ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे घर रह लेना, कल सुबह आपको घर छोड़ आएंगे। तारापद के लड़के का दाह संस्कार हमने किया। इसके पश्चात राजू गंगा में स्नान कर वापस आया। मुझसे कहा, सुन, तू यह सब कपड़ा बिछौना पकड़ ले, मैं इनको उठा लेता हूँ। जिस तरह आते समय आए थे, हम उसी तरह वापस जा रहे थे। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था। पीछे पीछे मैं गठरी चादर लादे चुपचाप चल रहा था। मामा के घर पास आने पर मालूम हुआ नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई। तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, तो हम चलते हैं और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।